पहला सवाल है कि आपकी जो ये जर्नी है आध्यात्मिकता की तरफ, कहाँ से कैसे शुरू हुआ है? देखिए, मैं सदगुरु ओशो को मेरी शादी तक होने तक भी नहीं जानती थी। और उन्होंने कहा, वो जर्मन महिला थी, मुझे वो उन्होंने हिंदी में दी। उन्होंने बोला, आप ये पुस्तक, ये मैगज़ीन पढ़ो, आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और वही हुआ। मैंने वो जब पढ़नी शुरू करी मैगज़ीन, तो मैं पढ़ती ही चली गई और ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए ही किसी ने एडिशन बनाया है। पुणे में जो ओशो जी का आश्रम को लेके उस विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो सदगुरु की, ओशो की जो समाधि है, उस समाधि को एक बार नहीं कई दफ़ा तोड़ा फोड़ा गया। जैसे आप सन्यासी नहीं हो, अगर आपको दिल कर रहा है कि मैं समाधि पे जाऊं, तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। इसके पीछे आपका क्या मंसूबा है, आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? और ये वही लोग हैं जिन्होंने ओशो को अमेरिका में पहले पॉइजन दिलवाया, उनके काम को खत्म करने की कोशिश करी, और आज भी वो यही काम जारी रखे हुए। अच्छा मीरा जी, आपने कहा कि कई कोर्ट में इसके ऊपर केस चल रहा है, बहुत जगहों पे इसका केस ये हो रहा है, तो फिर क्या कभी इसने आंदोलन का रूप लिया है? लेकिन जैसा कि अंग्रेजों का हमेशा इतिहास रहा है, वो हमेशा आपको पीठ पे छुरा घोंपते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया। अच्छा। बहुत बड़ा आंदोलन ओशो के शरीर छोड़ने के बाद उसको किया गया था। वो एक शेर है ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम अपने चैनल पर कुछ ऐसे लोगों से आप लोगों की रूबरू कराते हैं जो ना केवल अच्छे बल्कि मन के सच्चे होते हैं और जो भारत देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे ही एक महिला आज हमारे बीच है, निवेदिता शर्मा, और जिनका संन्यास नाम है मीरा। मीरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने पूरी जीवन ओशो को समर्पित कर दिया है। मीरा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मीरा जी, आपसे एक पहला सवाल है कि आपकी जो ये जर्नी है आध्यात्मिकता की तरफ, कहाँ से कैसे शुरू हुआ है? देखिए, मैं सदगुरु ओशो को मेरी शादी तक होने तक भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था वो कौन है। अच्छा। और हालांकि मेरा जीवन जो है बचपन से काफ़ी आध्यात्मिक रहा, बहुत से गुरुओं के पास जाना हुआ, घर में इस तरह का माहौल था। बट जीवन में अपनी जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी मेरे साथ, मेरे पर्सनल लाइफ में। अच्छा। जिस कारण मैं बहुत कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उन्हीं प्रश्नों को खोजते हुए मैं एक महिला से मिली, जर्मनी रहती थी मैं, तो जो कि ओशो की सन्यासिनी थी, मुझे नहीं पता था। तो मैं उनसे मिलने गई कहीं, उनसे मैंने थोड़ी अपनी पर्सनल बात शेयर की। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, किताब यानी कि मैगज़ीन, जो थी ओशो टाइम्स मैगज़ीन। और उन्होंने कहा, वो जर्मन महिला थी, मुझे वो उन्होंने हिंदी में दी। उन्होंने बोला, आप ये पुस्तक, ये मैगज़ीन पढ़ो, आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और वही हुआ। मैंने वो जब पढ़नी शुरू करी मैगज़ीन, तो मैं पढ़ती ही चली गई और ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए ही किसी ने एडिशन बनाया है। और वो पढ़ते 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 जब मैंने देखा कि कौन बोल रहे हैं, ये किन के विचार हैं ऐसे महिलाओं को लेकर के, इतनी लिबरल सोच, इतनी फ्रीडम देने वाली सोच, तो वो देखा तो ओशो। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो शरीर में नहीं है, क्योंकि ये 94 की बात है। तो फिर मैं जर्मनी से मुझे भारत आना पड़ा, और भारत आते ही सबसे पहले मैंने खोजा कि इनका कोई आश्रम या सेंटर कहाँ है। वो मैगज़ीन लेकर के मैं उस सेंटर में गई। मतलब उस टाइम में आप थोड़ा सा शुरू हुआ था कि इनको जानने के लिए एक हाँ। जो क्रेज होता है कि हाँ मुझे इन तक पहुंचना है, क्या हाँ। है। हाँ। और नहीं पता था कि वो शरीर में नहीं है, तब तक यही था कि हाँ कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो इतना अच्छा महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि
ओशो ने महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दी है, महिलाओं की फ्रीडम, महिलाओं की शिक्षा, बहुत काम किया है ओशो ने महिलाओं के लिए। और उस नाते से जब मैं गई उस सेंटर में, तो मैंने जाके पूछा कि जो वहाँ पे सेंटर के थे ओनर स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती, अब वो भी नहीं रहे, तो मैंने बोला स्वामी जी ये मुझे इनसे मिलना है। मैंने पिक्चर दिखाई ओशो की, वो कहते इनसे मिलना है। तो वो तो सब जगह है बट शरीर में नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मेरा मतलब शरीर में नहीं है, सब जगह है, ये इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि वो है नहीं। आपको लगा बस मुझे मिलना है इनसे, है कि नहीं? एक उसी भावना के साथ गए थे आप। और फिर क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत डिप्रेशन और एक ऐसा कि जीवन को ख़त्म ही कर दो उस वाले पॉइंट पे थी। तो मेरे लिए तो उस टाइम में वो एक वो थे, अमृत थे, जो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, जीवन जीने की प्रेरणा जिनके विचारों से मिल रही थी। तो फिर ऐसे करके उन स्वामी जी से मिलना हुआ। उन स्वामी जी ने कहा कि आपको अगर ओशो से जुड़ना है, वो सब जगह मौजूद हैं, वो शरीर में है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके विचारों से जुड़ो, आप उनके ध्यान से जुड़ो, उनके डिस्कोर्सेस सुनो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। तो फिर मैंने वहीं से जो ओशो का पहला डिस्कोर्स चुना वो था संभोग से समाधि की ओर। अच्छा। और वो मैं पूरा डिस्कोर्स लेकर के घर आई और वहाँ पर मैंने पहली बार सद्गुरु ओशो की वाणी सुनी अपने। इसमें मैं बीच में आपसे एक आपने संभोग से समाधि तक पढ़ा है, थोड़ा सा आप मतलब पूरी किताब में एक्चुअली में ओशो जी ने क्या कहना चाहा है? देखिए ऐसा है, जब तक आप उस पुस्तक को पढ़ोगी नहीं या उसके डिस्कोर्स नहीं सुनोगे तो आपको बहुत सारी भ्रांतियां रहेंगी ओशो को भी लेकर के। इस टाइटल के कारण समाज में आज भी ओशो को कुछ लोग जो तथाकथित धार्मिक वो सोचते हैं शायद ओशो सदगुरु वो है, सेक्स गुरु हैं और वो संभोग करने से समाधि को प्राप्त होने की बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। ओशो ने उसमें जो बताना चाहा है वो ये है कि हमारी जो ऊर्जा है ना, और जो हम प्रेम संबंध बनाते हैं तो हम 3 तल पे बनाते हैं। एक है शारीरिक तल, जैसा भारतीय शादियां हुआ करती थी, हमें पता नहीं किससे शादी हो रही है, कौन है, बस 2 शरीर मिले, उसमें उन्होंने गृहस्थ शुरू कर दिया, उनके बीच में शरीर से प्रेम पैदा होगा नहीं होगा नहीं पता, ठीक है। तो वो कोई स्थिर रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि शरीर से आपका मन ऊब सकता है, शरीर ऐसी चीज़ है ना, पार्श्विक चीज़ है। फिर उसके बाद का तल है हृदय का तल। जैसे वेस्टर्न में वेस्टर्नर लोग कि आज किसी से आई लव यू कह रहे हैं, हो सकता है वो 20 साल तक लव में रहे, हो सकता है 30 तक रहे, हो सकता है ताउम्र रहे, हो सकता है ना रहे। तो हृदय का जो तल है वो भी इतना वो नहीं है स्थिर। सबसे उत्तम तल है एक मेडिटेटर का मेडिटेटर के साथ संबंध। जब 2 ध्यानी प्रेम संबंध में होते हैं तो वो जो रिलेशनशिप है उसमें से आप एक अच्छी संतान मिल सकती है। जैसे कृष्ण हुए, ओशो हुए, जितने भी रामकृष्ण परमहंस हुए। और इस चीज़ को मतलब समझने के लिए ये किताब को पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े उस पे जो कमेंट्स आ रहे वो चीज़ नहीं है। संभोग से समाधि की ओर, इसका एक ही मतलब क्या है कि हम संभोग के जरिए ईश्वर को प्राप्त करने का भी एक क्योंकि संभोग क्या है, संभोग से हम उसको नकार नहीं सकते, हम तो आए ही वैसे, हमारे माता पिता तो इसीलिए लाए ना हमें। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको माने ना माने और सत्य है। पूरी प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति सृजन कैसे हो रहा है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सृजन होगा ही होगा और उसको दमित नहीं करना, उसका दमन नहीं करना, उसको समझना है उस ऊर्जा को और उस समझ के साथ उसको ध्यान में ट्रांसफॉर्म करना, बस इतनी सी बात। आपने कहा कि आप 95 में ओशो गुरु को ज्वाइन किया था, तो लगभग आपका 30 साल 3 दशक से आप जुड़े हुए हैं। तो इस पर अभी जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा हुआ है पुणे में, जो ओशो जी का आश्रम को लेके, उस विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है सपना जी, मेरी जो इतनी लंबी जो जर्नी रही, उस जर्नी में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव आश्रम में देखे।
जो सबसे गंभीर उसको मैं मुद्दा कहूँगी या उसको मैं एक हृदय पे घात कहना कहूँगी, वो ये है कि कोई भी सद्गुरु होते हैं या कोई भी महापुरुष होते हैं, और ले लीजिए, उनकी समाधि बनाई जाती है ना, और उस समाधि पर लोग जाकर के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं। हमारे जो सद्गुरु की, ओशो की जो समाधि है, उस समाधि को एक बार में कई दफा तोड़ा फोड़ा गया, जो कि इतिहास में मैंने कभी ना सुना ना देखा। किसी भी सद्गुरु की समाधि को तोड़ने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? और उसमें कुछ लोग बोलते हैं वो समाधि का कलश नहीं है, कोई कहते हैं समाधि का कलश है। और जैसी समाधि ओशो बोल गए थे कि मेरी समाधि ऐसी होनी चाहिए, उसको उन्होंने टोटली बदल दिया है। ओशो की वहाँ पर पिक्चर थी, जो ओशो ने कहा था ये मेरी पिक्चर लगाना, वो वाली पिक्चर वहाँ पर नहीं है। उसकी जगह एक काला सा छोटा सा गंदा सा वो एक ऐसा बिठा दिया है स्टोन का, जो समझ ही नहीं आता कि किसकी फोटो है। अच्छा। फिर सबसे इंटरेस्टिंग, उस समाधि पे अगर मुझे जाना है, जैसे आप सन्यासी नहीं हो, अगर आपको दिल कर रहा है कि मैं समाधि पे जाऊं, तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है? ओके। और मैं अगर सन्यासी हूँ, मुझे अपनी सद्गुरु की समाधि पे जाके बैठना है, तो मेरे को ये उनकी माला उतारनी पड़ेगी। आपने क्या कभी ऐसा सुना है? मैंने पूरे वर्ल्ड में इस तरह मतलब इस तरह का रूल्स कर दिया है, क्या है ये? तो ये इसको हम क्या माने? यानी कि आप ओशो का चित्र, उनकी समाधि को मिटाना चाह रहे हो? इसके पीछे आपका क्या मंसूबा है? आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? हाँ, और जबकि जो हमारे सद्गुरु जो बोल के गए थे कि मेरी समाधि पे यहाँ पर लोगों को जो साइलेंट सिटिंग करना है उनको आने देना, अब तो एक अलग चित्र हम मेरे पास आए हैं पूना से। उस समाधि पर एक हमारे ध्यान की विधि होती है जिब्रिश, जिसमें आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकते हो। कैथारसिस, जिब्रिश। कैथारसिस और जिब्रिश करने के लिए समाधि पे लोगों को लाया जाता है कि तुम अपना जितना नेगेटिव वो है वो समाधि पे करो, यानी कि आपको कितना कैथारसिस करना है वो समाधि पे बैठ करके करो। जबकि वहां पर साइलेंट सिटिंग होता था। अब क्या है, वहां पर कैथारसिस करो। तो जब हम एक सद्गुरु की इतनी कोमल, इतनी अच्छी ऊर्जा, जहां जाकर के तुरंत व्यक्ति ध्यान में चला जाए, उसको हम कैथारसिस और जिब्रिश करके उस जगह को दूसरे वे में आघात पहुंचा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ये ट्रस्टियों से, ये क्या चाहते हैं? ये सारा ट्रस्टी ने किया है। ऑफ कोर्स, जब उनके हाथ में है तो वही तो करेंगे ना, हम थोड़ी करेंगे। हाँ। हम जब वहाँ के हम ट्रस्टी नहीं, वहाँ के हम कोई संचालन करने में नहीं हैं, उन्हीं के हाथ में तो है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ओशो को अमेरिका में पहले पॉइजन दिलवाया, उनके काम को खत्म करने की कोशिश करी, और आज भी वो यही काम जारी रखे। अच्छा। इसी कारण से मेरे जैसे कुछ मित्रों ने उन पे केस करे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चैरिटी कमीशन में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो सबसे गंभीर मुद्दा ओशो की समाधि को तोड़ना। अच्छा मीरा जी, सद्गुरु ओशो जी का जो ये आश्रम को लेके विवाद कहाँ से शुरू हुई थी? ऐसा है कि वैसे तो जब ओशो का और विवाद का नाता हमेशा ही रहा है, आज तक भी है। अच्छा। और शुरुआत ऐसे हुई थी जब ओशो ने जो ओरेगन में रजनीशपुरम बनाया था, वहाँ पर जब रजनीशपुरम को ध्वस्त किया गया, ओशो को जेल में डाला गया, उनको थेलियम पॉइजन दिया गया, और 21 देशों ने ओशो को वीज़ा देने से इनकार किया। ओशो का प्लेन उड़ता रहे, सभी जानते हैं जो लोग ओशो को पढ़ते हैं। फाइनली ओशो को वापस से जब पूना आना पड़ा अपने देश में, अपने जो कभी उनको छोड़ के गए थे, तो वही गैंग जो ओशो का रजनीशपुरम उड़ाने में कामयाब हुए थे, वही लोग वापस से आकर के अब इस आश्रम में बस गए, है ना। मैं उनका बड़े चौड़े में नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं सन्यासी उसको समझती हूँ जो निर्भीक है, जो डरता नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसमें जयेश, डॉक्टर अमृतो, ठीक है,
मुकेश शारदा, अमृतो और ये जितने भी लोग हैं अभी इस टाइम में बैठे हैं वहाँ पर आश्रम में, ये सब के सब ने ओशो के काम को एक अलग ही दिशा में बढ़ाया। किसी कोर्ट में इन्होंने ओशो को फिलोसफर बोला है, किसी कोर्ट में इन्होंने ओशो को चौकीदार बोला है, किसी कोर्ट में इन्होंने माली बोला है, कहीं पर इन्होंने ओशो को बोला है कि ओशो तो एक लंदन के मिस्टिक थे, ओशो ये गाडरवाला वाले तो ओशो ही नहीं है। तो अब यहाँ से इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सीज और इतने काम को ख़राब करना शुरू करा कि आज ये आलम है वो आश्रम नहीं, वो एक रिसॉर्ट बन गया है। वो कैसा रिसॉर्ट? जिसमें आप जाओ, खाओ पियो, डांस करो, दारू पियो, फिल्मी गानों पे फुहड़ता से उस पर डांस करें, ठीक है, और बस मौज मस्ती करें, उनसे प्रश्न ना पूछें और ओशो की पिक्चर की डिमांड ना करें। उस आश्रम, सो कॉल्ड आश्रम, लेकिन वो आश्रम तो नाम हम ही लेते हैं, वो तो लेते ही नहीं, वो तो कहते हैं रिसॉर्ट है। रिसॉर्ट यानी मौज मस्ती करो, ध्यान करो और निकलते बनो। और कौन उसका फाउंडर था उसके बारे में मत पूछो, उसके चित्र को कहीं मत खोजो, उसकी माला को मत पहनो, बस यही करो। जैसे जो एक क्रिश्चियनों की फिलॉसफी होती है, ईट मैरी बी हैप्पी, वो इसको फॉलो करते हैं, खाओ पियो मौज करो मर जाओ, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हम भारतीय संस्कृति या जो हमारी जो अध्यात्म है, हम तो पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म सभी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हम तो इस तरह वाले उसके नहीं हैं, तो इन्होंने सोच के हैं ही नहीं इन्होंने तो। और जो इसके बाद मेन और जो खुराफात शुरू हुई जब ओशो ने शरीर छोड़ा 19 जनवरी 1990 में। अच्छा। उसके बाद से बहुत से जो अच्छे प्यारे सन्यासी थे जो ओशो के बहुत करीब थे, उनको परेशान कर करके आश्रम से इन लोगों ने निकाल दिया और सारा कब्जा कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने हाथ में रख लिया। जैसे मैंने आपको नाम बताया, जयेश जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अमृतो अभी भी हैं, और एक है योगेंद्रा, वो जयेश के ब्रदर, साधना माँ और स्वामी, और ध्यानेश जो है वो तो हमारे सिक्योरिटी के हैं। तो इस तरह के कोई ऐसे लोग हैं इस टाइम में जो आश्रम को चला रहे हैं, मुकेश शारदा, जो ओशो के काम को कौन सी ही दिशा दे रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हम। जिस आश्रम में जब गुरु का ही चित्र नहीं है, किताबों से उनके चित्र गायब हैं। अच्छा। हाँ, अब जो नई एडिशन आती है उसमें ओशो के चित्र गायब है, फूल पत्ती, झरना, नदी, ये सब की फोटो है। ये सब उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं ओशो की पिक्चर से। तो वहां से इनके विवाद शुरू हो गए। फिर एक नकली विल का मामला सामने आया, जहां पर ओशो के नकली सिग्नेचर पे वो विल का मामला जो आया कोर्ट में, वहां से फिर कोर्ट कचहरी शुरू हुई है। ओके। तो इस तरह से विवाद उनके शरीर छोड़ने के बाद से हुआ। अच्छे लोगों को भगा दिया गया। जब तक वो थे तब तक नहीं था, उनके मतलब शरीर छोड़ने के बाद ही ये विवादित सारा मुद्दा उठा है। अच्छा मीरा जी, आपने कहा कि कई कोर्ट में इसके ऊपर केस चल रहा है, बहुत जगहों पे इसका केस ये हो रहा है, तो फिर क्या कभी इसने आंदोलन का रूप लिया है? मतलब बिल्कुल अवश्य। हम जो बहुत सारे सन्यासी जो कि हम चाहते हैं कि ये ट्रस्टी हटें, क्योंकि इन्होंने अब तक ओशो का काम एक अलग ही वे में किया है ना, जो ओशो की देशना के अगेंस्ट लगता है। तो बहुत सारे सन्यासी जो हैं 21 और 22 मार्च 2023 में एकत्रित हुए थे पुणे आश्रम में। अच्छा। और एक बहुत बड़ा आंदोलन ओशो के शरीर छोड़ने के बाद उसको किया गया था, और जिसमें जो बहुत से सीनियर सन्यासी हैं जो ओशो के साथ भी रहे, स्वामी चैतन्य कीर्ति हैं, माँ ज्योति हैं, धर्म ज्योति माँ, और नेपाल से भी जो स्वामी आनंद अरुण हैं, उनकी तरफ से स्वामी आनंद कमलेश हैं। ऐसे बहुत सारे जो सीनियर सन्यासी जो ओशो के सानिध्य में रहे, उन लोगों ने एक ऐसा आंदोलन वहाँ पर करने का प्रयास किया भी। प्रयास ने एक बहुत अच्छा आंदोलन वहाँ पे किया गया, मगर अफसोस, जैसा कि होता है हमेशा आंदोलनों के साथ, क्या होता है कि कुछ लोगों को खरीद लिया जाता है या पुलिस को खरीद लिया जाता है या क्या भी हो जाता है। तो सेम हमारे साथ भी वो हुआ। बहुत से सन्यासी, लगभग 2000 से भी ऊपर सन्यासी गेट पर आए और उन्होंने बोला कि हमें समाधि में माला पहन के जाना है, और वो
ट्रस्टी इतने धूर्त हैं, उन्होंने बोला कि इतने सारे खड़े हैं तो इनको तो अभी जाने ही दो माला के साथ। तो उन सबको 21 मार्च को जाने दिया गया माला के साथ। ठीक है, और वो गए और वो माला के साथ उन्होंने उत्सव मनाया, ये करा वो करा, ध्यान करा, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो कई सालों से उनके कुछ सन्यासियों को बैन किया गया था, कुछ सन्यासियों को आने नहीं दिया जाता था। उनको एक ऐसा मौका मिला, वो तो बहुत खुश हो गए। उनके लिए तो गुरु की समाधि पे जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी माला के साथ। लेकिन जैसा कि अंग्रेजों का हमेशा इतिहास रहा है, वो हमेशा आपको पीठ पे छुरा घोंपते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया। अच्छा, 22 मार्च को वही जो 2500 के लगभग सन्यासी थे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सन्यासी जब अगले दिन गए माला पहन के, और उनमें जो सबसे पहले पहुंचे वो है स्वामी ध्यान अनुग्रह, यूएस में रहते हैं, बड़े प्यारे सन्यासी हैं। वो बचपन से ही आश्रम में रहे हैं। उनको भी किन्हीं कारणों से आश्रम से निकाल दिया गया था, या मतलब जैसे वो ब्लैक लिस्ट या ब्लॉक कर देते हैं या बैन कर देते हैं, काइंड ऑफ चीज़ थी। वो जब सुबह सुबह गए इस भाव से कि मैं तो कल भी गया था समाधि में माला, मैं जाता हूँ, और वहाँ तो जो है सीन ही बदल गया। अच्छा, उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो एक दिन के लिए था, अब आज नहीं आप पहन सकते माला, आप देखो। वाह, मतलब एक दिन के लिए समाधि में जाओ और ध्यान करो। हाँ, तो जब उन्होंने आपत्ति जाहिर करी और वहां पर बहस करनी चाहिए, तो जब वो बहस कर रहे थे तो लाइव एक सन्यासी ने किया, तो वो लाइव को देखते हुए बहुत से और सन्यासी भी आकर के गेट पे एकत्रित हो गए। आपको बोला किसने माला डाल के अंदर नहीं जाना? हमको जैसे हमको ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर कौन देता है आपको? जो भी यहाँ का मैनेजमेंट करता है। उसने ऑर्डर दिया कि माला डाल के अंदर नहीं जाना? माला अंदर डाल सकता है, लेकिन बाहर इसे ओपन नहीं जा सकता। कल क्यों भेजा था फिर आपने? हम नहीं खाना नहीं, कल क्यों अलाउ किया था? हमको जो ऑर्डर है हम कार्रवाई करता है। आपको जो है ऑर्डर कल पुण्य था, आज चोरी है। नहीं, ये तो गड़बड़ है ना। ऑर्डर कभी भी बदल सकते हैं। मतलब आज 200 की माला पहन के जाना पाप है अंदर भाई। मैं वहाँ पर पर्सनली मौजूद नहीं थी, क्योंकि मेरी माता जी उन्हीं दिनों देहांत हुआ था उनका। मैं ये सब लाइव पे देख रही थी, या फिर मेरे जो मित्र हैं उन सब के माध्यम से मुझे सारी चीज़ें पता चल रही। वो धीरे धीरे सन्यासी एकत्रित होते गए। उन्होंने डिमांड करी कि हमें कल जाने दिया, आज क्यों नहीं जाने दे रहे? तो नहीं, आज नहीं, वो तो एक दिन के लिए था, है ना। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी उन्होंने पुलिस फोर्स बना के रखी थी, इतनी पुलिस, जैसे कोई ये सन्यासी नहीं, ये कोई क्रिमिनल है या ये कोई बम फोड़ने आ रहे हैं। इस तरह का गंदा व्यवहार उन ट्रस्टियों ने किया, और आगे आप और सुनेंगे तो आपकी आत्मा इतना आपकी रूह कांप जाएगी। इतना बड़ा मुद्दा है। और जैसे पुलिस भी, आप कह रहे हैं कि पुलिस भी मतलब चाहे खरीदा है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो पुलिस क्या, सरकार की तो सरकारी जॉब करने वाले लोग ही तो हैं। तो इसमें क्या सरकार क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे? क्योंकि ओशो, सदगुरु ओशो जी तो हमारे देश का धरोहर है एक तरह। तो इसमें क्या सरकार कुछ? मैं आपके पॉइंट पे आती हूँ, पहले मैं जरा ये कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे ये खेल क्या है ना। जब ये सन्यासियों ने फोर्सफुली बोला कि नहीं, हमें जाने दो, हमें तुम गुरु की समाधि से कैसे वो कर सकते हो, और ये फोर्सफुली कुछ सन्यासी जा करके अंदर पोडियम, जहाँ पर ओशो बैठ करके प्रवचन देते थे, वहां जा करके बैठ गए और उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। हाँ, आप ये देखो, उनका भाव देखो, उनके हाथ में कोई हथियार थोड़ी है, कोई वो पत्थर लेकर या कोई रिवॉल्वर लेकर थोड़ी घुस रहे हैं। वो पोडियम पे जहाँ पे सदगुरु ने प्रवचन दिए, वहां बैठ करके वो खाली कीर्तन कर रहे हैं। तभी पुलिस फोर्स ने आ करके निहत्थे सन्यासियों पे, कीर्तन करते हुए सन्यासियों पे ऐसा लाठी चार्ज किया कि अगर आप वो वीडियो देख लो, आपकी रूह कांप जाएगी कि ये भारत देश है, ये वो देश है जिस गुरु ने यहाँ से प्रेम की बात की है, ध्यान की बात की है, यहाँ पे लाठी चार्ज। इसीलिए इसी पर मैंने कहा कि मतलब पुलिस इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद जब लाठी चार्ज हुआ, हम में से ही जो सन्यासी कुछ थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मुझे पता है वो लोग कौन है, और वो भी जानते हैं वो कौन है, जानते सब है। क्योंकि हम पूरा दिन झूठ बोले, पूरा दिन हेरा फेरी करें, पूरा दिन हम गुरु को धोखा दें, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हमारी जो अंतरात्मा हमें
नॉक करती है कि मैंने क्या गलत किया। एग्जैक्टली सेम वही घटना वहां पर हुई। कुछ गुरुद्रोही सन्यासियों ने निहत्थे सन्यासियों को वहां से भगाया, भागो 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 भागो। और जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, उनमें से कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लोग नहीं हैं, क्योंकि उनमें से एक नौजवान था जो गुरु के प्रेम में अमेरिका से आया था, या नौजवान यंग बच्चा, और उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं जाके देखूं ओशो का आश्रम कैसे चलता है और ओशो के आश्रम में ऐसा क्यों करते हैं। उस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया, ओहो, और वो खुद भी इतना लंबा चौड़ा बच्चा कि उसको कोई उसको 10 दिने भी पकड़े ना तो वो हाथ में ना आए। ऐसे बच्चे को मारा गया, पीटा गया, लहूलुहान किया गया, उसको घायल किया गया। और हमारे सन्यासियों में से ही कुछ गुरुद्रोही, जो मैं कहती हूँ उनको ओशो कभी माफ नहीं करेंगे, उन्होंने बोला ये हमारा आदमी नहीं है। तो अब आप सोचो कि ये खेल कितने बड़े आप कह रहे हो ना पुलिस क्यों नहीं, आप देखो ना, खेल तो देखो पहले, आप खेल देखो। उसके बाद वो बच्चे को ले जाया गया घसीटते हुआ, उसको एकदम नग्न अवस्था में, सारे उसके कपड़े फाड़ डाले, हाँ, उसके तन पे खाली एक। तो इसमें तो मीडिया भी बहुत हुआ होगा। नहीं, मीडिया को खरीद लिया गया है। मीडिया आप अभी हमारा देश है, भारत देश में आप इसमें आप जैसे मेरा ये इंटरव्यू ले रही हैं, हाँ, पॉडकास्ट कर रही हैं, मैंने लगभग देश के बड़े बड़े चैनल्स जो अपने आप को बड़ा बोलते हैं, मेरे को लगता है उनसे घटिया कोई नहीं है। जो सत्य ना बोले वो जर्नलिस्ट नहीं होता, वो बिकाऊ होता है। बिकाऊ भी होता है, ठीक है। और तुम कितना बिकोगे, बिक लो, कितना बिक जाओगे। एक रेट तो बता दो अपना भाइयों। प्रोस्टिट्यूट भी अपना एक रेट फिक्स करती है, फिक्स करते हैं कि मेरा ये 5,000 रेट है कि 10,000 रेट है। तुम्हारा तो पता ही नहीं तुम्हारा रेट क्या है, तुम्हें खरीदे कैसे हम? वो कस्टमर देख के डिसाइड करते हैं। और हम तो तुम्हें खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो भैया धन नहीं है, हमारे पास तो गुरु के प्रति प्रेम है। मतलब एक देश की तरह से हम भारत देश में कोई आता है, अमेरिका से आया वो लड़का, जो भी आप जिनके बारे में कह रहे हैं, वो ओशो के आश्रम में मिलने आया, उस बंदे के साथ ऐसा, ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। अभी भी खत्म नहीं हुआ खेल, आप सुनिए ध्यान से। वो बच्चे पे FIR, उसके साथ और सन्यासियों पे FIR, आज तक भी वो मामला चल रहा है, उसमें FIR क्वैशिंग नहीं हो रही। न जाने कहाँ के वकील हैं भैया, जरा जरा सी छोटी छोटी अपराधों की भी FIR क्वैशिंग हो जाती है, और इतना सा एक आध्यात्मिक लोगों की FIR क्वैशिंग नहीं हो रही। तो आप ये बताइए, इसको हम क्या समझे, षड्यंत्र नहीं है? इन्होंने किस किस को खरीदा हुआ है? पहले आंदोलन को फेल कराने के लिए खरीदा, फिर FIR करने के लिए खरीदा पुलिस को, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग ना होने पे खरीदा, और आज ये आलम है। वहां पर आप जा करके गेट में आप जाके आश्रम पे खड़े होइए, ये लगेगा ही नहीं ओशो का आश्रम है। वहां पे गिने चुने आपको 2-3 वो आत्माएं ऐसे घूमती हुई दिख जाएंगी। हाँ, अब वो बात ही नहीं है वहां पर जो पहले ओशो के टाइम में होती थी। हाँ, वो एक जो फील आता, वो डेफिनेटली इस तरह से हरकतें करेंगे तो वो, क्योंकि उन्होंने एक भय बिठा दिया लोगों पे, ठीक है ना, कि तुम आओगे तो तुम पे लाठी चलाएंगे, तुम पे FIR करेंगे, तुमको जेल भेजेंगे। और वो जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो बच्चे को वीजा लेने के लिए, आपको पता है अमेरिका जैसे कंट्री में अगर पता चले कि भाई आप पे वो है, वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। आपने तो उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश करी है। बिल्कुल। तुम्हें क्या इस जन्म में तुम्हें मिलेगी मुक्ति? कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस मुद्दे पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं। देखिए मैम, मैं आपको अभी वही बता रही हूँ, गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट ने हर चीज खरीदी भी है। जब पुलिस प्रशासन इन्वॉल्वमेंट है, मतलब देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट ही है, गवर्नमेंट पूरा इन्वॉल्व है इसमें। जब आप खरीद ही लेते हो किसी को, खरीद ही लेते हो, तो उसने जब बेच ही दिया अपने आप को, तो करा लो फिर उससे जो मर्जी करा। इसलिए ना हमें कभी पुलिस का सपोर्ट मिलता है, ना हमें कभी मीडिया का सपोर्ट मिलता है, ना ही हमें सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ, मैं जो 2 NGO चलाती हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैंने अपने लेवल पे कितने नेताओं को, कितने पत्रकारों को, कितने सो कॉल्ड जो बने बैठे हैं नेताओं को पत्र लिखे, उनको जाके रिक्वेस्ट करी, उनको बताना चाहा, लेकिन ना तो कोई सुनना चाहता है, ना कोई इसमें हस्तक्षेप करना चाहता है, क्योंकि उनके लिए ओशो कोई मायने नहीं रखते।
उनके लिए मायने रखता है जय श्री राम का नारा। और इनको ये नहीं पता ओशो ने जितना सनातन पे बोला है ना, शायद ही किसी ने बोला होगा। तो ये सब मिली भगत है और हमारे ही लोगों को खरीद दिया जाता है। और तो और वो छोड़िए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उनमें से कितने इंटरवेनर बिक चुके हैं। अब मैं क्या बताऊं, लिस्ट कितनी लंबी है बिकाऊ लोगों की। मैं तो कहती हूँ कहाँ जाओगे तुम अपना चेहरा लेके। ये वो एक शेर है ना, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिल्कुल घर वाले ही होते हैं जो जब घर बर्बाद करते हैं। अपने ही ऐसे हैं निकम्मे, तो क्या करें हम, दूसरों को तो बाद में बोले, पहले तो निकम्मों को रोलो। अच्छा मीरा जी, अभी तो हमारे जो सरकार हैं, मोदी सरकार धर्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर इस मुद्दे पे आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम में इतना कुछ हो रहा है, इस पे वो लोग इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रहे? देखिए ऐसा है, एक बहुत ही दुखद चीज जो मैंने देखी है समाज में और राजनीतिज्ञों के बीच में, सब लोग जो भी अच्छे वक्ता माने जाते हैं ना, वो सब ओशो की ही चुरा चुरा के बोल रहे होते हैं बातें। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम चुराओ, बिंदास चुराओ, कम से कम जिसका चोरी कर रहे हो उसका नाम तो ले लो। नाम तो इसमें सारे इंक्लूडिंग धर्म गुरुओं को भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये सरकार क्यों नहीं इस मुद्दे पे हस्तक्षेप करती। आपको मैं बता दूं, हमने लगभग, मेरे जैसे बहुत से सन्यासियों ने बहुत सी ईमेल्स लिखी चैरिटी कमीशन में, मोदी जी को भी बहुत लोगों ने पत्र लिखे, मैंने स्वयं ने पत्र लिखा। अच्छा, है ना, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अप्रोच करी, वहां जाना चाहा, बात करना चाहा, बोलना चाहा। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात यह है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहती। मैंने वो चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ABCD कोई भी पार्टी हो, मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड कह लो उनसे भेंट करनी चाहिए, उनको ये मुद्दा बताना चाहा। लेकिन कोई भी इंटरफेयर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनको लगता है ये ओशो सन्यासी हमारे वोट बैंक नहीं है। अब वोट बैंक क्यों नहीं है ओशो सन्यासी, वो भी बता दूं मैं आपको। ओशो की बहुत सी बातों को, बहुत जैसे संभोग से समाधि वाली बात पे मैंने आपको बताया कि संभोग से समाधि को लोग क्या ही समझते हैं कि वो तो कह रहे हैं संभोग करो तुम्हें समाधि मिलेगी। ऐसा ही ओशो ने राजनीतिज्ञों को बहुत ही भला बुरा बोला है, जो कि अभी साबित भी हो रहा है। हाँ। अभी आप खुद देखिए, हमारे इसमें संसद में कितने ऐसे चुन करके आए हैं ये MPs जिन पे रेप के केसेस हैं, जिन पे एक्सटॉर्शन और क्या क्या केसेस हैं। जब ऐसे लोग सरकार चलाएंगे तो क्या वो हमारे हित की बात सोचेंगे? नहीं, वो सोचेंगे अपनी फायदे की बात। और इसी के कारण ओशो ने हमेशा राजनीतिज्ञों को भला बुरा बोला है, लेकिन वो कुछ समझदार सन्यासी, एनलाइटन सन्यासी, समाधि पे पहुंचे हुए सन्यासी, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, राजनीति वालों को मत बोलो, राजनीति की बात मत करो, क्योंकि ओशो ने तो गाली दी है। अरे ओशो ने राजनीतिज्ञों को गाली दी है, इस तंत्र को मना नहीं किया। तंत्र से ही तो चलता है पूरा, क्योंकि ये तंत्र के कारण ही तो सिस्टम से हम जाकर के कोई चीज करवा सकते हैं। उस सिस्टम को ओशो ने कब गलत किया? कहा नहीं कहा, वो समझ की बात है ना। समझ की बात है। ओशो क्या कह रहे हैं, वो किसी को कुछ समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है। और राजनीति के कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक हमारा सन्यासियों का एक वोट बैंक नहीं होगा, तब तक राजनीतिज्ञों को हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनकी एक ही चीज चलती है, यूज एंड थ्रो। इनका वोट लो और बताओ इनको क्या देना है। मीरा जी, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं है, लेकिन हमारे समय एक निर्धारित है कि हाँ हमें खत्म करना होगा शो। तो लेकिन जाने से पहले आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा नया कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ भी जो आपके मन में है? देखिए, मेरे तो जो मन में है, मैं अगर वो कहना चाहूँ और कहना शुरू करूँ
खत्म नहीं होगा। तो 1 महीने आपका ये पॉडकास्ट चला सकती हूँ। चलाना है हमें, चलाना है। लेकिन समय की सी- सीमा होती है हाँ। और दर्शकों का भी एक, उनका समय भी कीमती है और बहुत लंबी चीज को कोई पसंद भी नहीं करेगा। तो मैं खाली अंत में एक दर्शकों का ध्यान एक तरफ ले जाना चाहती हूँ, ये है जिस आश्रम की बात मैं इतनी देर से कर रही हूँ, वो आश्रम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि उस आश्रम में ओशो के शरीर छोड़ने के बाद से कोई उत्सव, कोई सेलिब्रेशन ऐसे नहीं मनाया जाता कि जैसे ये ओशो का बर्थडे है। पहले शुरू में करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। ना ओशो का बर्थडे मनाया जाता है, ना उनका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है, ना वहाँ जितनी समाधियाँ हैं उन समाधियों का वो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, ना गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, कुछ नहीं मनाया जाता है ना। सिर्फ क्या मनाया जाता पूरे साल में, पूछो क्या क्या मनाया जाता है? मॉनसून फेस्टिवल। अच्छा, वो आश्रम में वहाँ मतलब मॉनसून फेस्टिवल होता है। एक थी मॉनसून वेडिंग फिल्म मैंने देखी थी, एक मैं देखती हूँ हर साल मॉनसून फेस्टिवल। अब वो मॉनसून फेस्टिवल क्या है, इस साल भी 11 अगस्त से 15 अगस्त तक पूना आश्रम में, हम तो आश्रम ही बोलेंगे, तुम कुछ भी बोल लो, वहां पर मॉनसून फेस्टिवल के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, दूर दूर से पूरी इंडिया से, कुछ विदेशों से भी आते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे कुछ लाइव कोई कर रहा है परफॉर्मेंस, कोई कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पूरे साल में आपने क्या दिन चुना, मॉनसून, यानी जब रेनी सीजन होता है, जब प्रकृति अपने पूरे निखार पर होती है, पौधों को, पेड़ों को पानी मिलता है, वो खिलते हैं। और यहाँ क्या चल रहा है इस साल, जो मेरे संज्ञान में अब एक चीज, गंभीर चीज आई है, वो ये है कि इन बेवकूफ, नालायक, गुरुद्रोही ट्रस्टी, न जाने इनका अगला जन्म क्या होगा, मुझे नहीं पता, इन्होंने वहां पर जो बैम्बूस के पेड़ हैं, जो जिनको माँ मुक्ता, जिन्होंने ये पेड़ लगवाए, जब पेड़ की जो देखभाल करती थी, या ओशो ने कितने पेड़ जो थे, उनमें एक तिलोपा था, ओशो कहते थे मेरा मित्र है, मैं इस पेड़ से बात करता हूँ। उन पेड़ों को बाहर, क्योंकि हम तो बाहर से ही देख सकते हैं, इन्होंने एसिड डाल के उन पेड़ों को जला दिया है। अब आप देखिए, ये कहाँ का मॉनसून, जिस मॉनसून में पेड़ों को जलाया जा रहा है। अब आप ही बताइए, अब ऐसे ट्रस्टियों का क्या इलाज है, इनका क्या करना चाहिए, इलाज क्या करना चाहिए, है ना। वही मैं कह रही हूँ ना, ये मैं दर्शकों पे छोड़ती हूँ, आप ही मुझे सजेशन दिए। और मैं आप सभी को इस चैनल के, इस पॉडकास्ट से माध्यम से आप सभी से आग्रह करूंगी, आप कृपा करके हमारी जो ये आश्रम बचाने की मुहिम है उससे जुड़िए। हमें कोई आपका धन नहीं चाहिए, हमें कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल आपका सपोर्ट चाहिए। आप एज ए वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े, आप एज ए एक विचार के नाते से जुड़े। आप कृपा करके जो हमारे देश के धरोहर, भारत रत्न सदगुरु ओशो जैसा गुरु कोई भी नहीं हुआ अब तक के इतिहास में, उनकी धरोहर, उनकी लेगेसी, उनके आश्रम, उनकी समाधि को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़े। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से निमंत्रण देती हूँ और अंत में यही कहना चाहूँगी, अभी ये दिल के जो हफोले हैं पूरे आपने सुने नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ है कहने को। मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मीरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, मीरा जी ने जो कहा ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हम कुछ ऐसे लोगों को ही हम हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं जिनके अंदर हिम्मत हो। और आज मीरा जी ने जो कहा है ना, उसे कहने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। थैंक यू मीरा जी। नमस्कार दोस्तों।